जब भी ज़ॉम्बी शब्द कानों में पड़ता है तो दिमाग में क्या आता है? बिल्कुल, तबाही, विनाश और खून के प्यासे भागते हुए खूंखार जीव जो बस इंसानियत को मिटा देना चाहते हैं, है ना? लेकिन आज हम जिस विषय की गहराई में जा रहे हैं वो हमें उस फिल्म तक ले जाएगा जहां से इस पूरे जॉनर, इस पूरी शैली की शुरुआत हुई थी। बात हो रही है साल 1932 की एक क्लासिक फिल्म की, व्हाइट ज़ॉम्बी। इसे सिनेमा के इतिहास की सबसे पहली फीचर लेंथ ज़ॉम्बी फिल्म माना जाता है। आज के इस विश्लेषण में हम देखेंगे कि कैसे उस दौर में अनडेड यानी मरे हुओं की अवधारणा आज से बिल्कुल, मेरा मतलब है, पूरी तरह से अलग थी। तो चलिए इसमें गहराई से उतरते हैं। ये तुलना सच में हमारी उन सारी धारणाओं को पलटकर रख देती है जो आज की फिल्मों ने बनाई हैं। आज के सिनेमा में हम जो ज़ॉम्बीज़ देखते हैं ना, वो जो प्रलय लाते हैं, दिमाग खाते हैं और किसी वायरस की तरह फैलते हैं, 1932 की इस फिल्म के जीव उनसे एकदम उलट थे। 1930 के दशक में ये राक्षस कोई खूंखार शिकारी नहीं हुआ करते थे, बल्कि ये तो बेहद दुखद, मजबूर और विचारहीन पीड़ित थे। ऐसे लोग जिनकी अपनी कोई इच्छा नहीं बची, बस चुपचाप अपनी खौफनाक नियति को झेल रहे हैं। आधुनिक राक्षसों और इन मूक पीड़ितों के बीच का ये अंतर ही इस शुरुआती सिनेमाई खौफ की असली जान है। अब जाहिर सी बात है, मन में ये सवाल आता है कि अगर ये कोई साइंटिफिक वायरस या इन्फेक्शन नहीं था तो फिर इन जीवों का जन्म कैसे हुआ? खैर, इसका जवाब मिलता है कहानी के मुख्य खलनायक लेजेंड्री से। यहाँ प्रेरणा किसी लैब की दुर्घटना से नहीं आई थी, बल्कि उस समय अमेरिका में हेथियन वूडू लोक कथाओं को लेकर जो एक गहरा आकर्षण था, जो एक रहस्यमयी उत्सुकता थी, सीधे वहीं से ली गई थी। ये एक ऐसे मजदूर की रोंगटे खड़े कर देने वाली तस्वीर है जिसे वूडू जादू से दोबारा जिंदा किया गया है। और सबसे डरावनी बात, इस शरीर में कोई आत्मा नहीं है। ये जीव सिर्फ और सिर्फ अंतहीन गुलामी करने के लिए बंधा हुआ है। इस फिल्म के बनने और कास्टिंग के पीछे की कहानी भी कम दिलचस्प नहीं है। दरअसल इसके पीछे एक बहुत ही स्मार्ट बिजनेस स्ट्रैटेजी थी। देखिए, 1931 में ड्रैक्युला ने तो बॉक्स ऑफिस पर सच में तहलका मचा दिया था। तो फिल्म मेकर्स ने सोचा, क्यों ना इस भारी सफलता का पूरा फायदा उठाया जाए, और उन्होंने बिल्कुल यही किया। फिल्म के मुख्य विलन मर्डर लेजेंड्री के रोल के लिए उसी लेजेंडरी एक्टर बेला लुगोसी को कास्ट कर लिया। लुगोसी ने ड्रैक्युला बनकर तो दुनिया को डराया ही था, और अब वो एक खौफनाक लोकल वूडू मास्टर के रूप में सामने थे, जो अपनी रहस्यमयी ताकतों से इंसानों को अपना गुलाम बनाता था। उनका वो डरावना और हिप्नोटिक अंदाज दर्शकों को बांधे रखने का एकदम अचूक नुस्खा साबित हुआ। और ये बात बहुत ही शानदार तरीके से दर्शाती है कि लेजेंड्री का काम करने का तरीका कितना खौफनाक और कैलकुलेटेड था। ये कोई आम जादू टोना नहीं था, बल्कि क्रूरता के 4 बेहद भयानक चरण थे। जरा सोचिए, सबसे पहले एक स्वस्थ इंसान को एक खास तरह का सीक्रेट नशा दिया जाता था ताकि वो बिल्कुल मरा हुआ लगे। दूसरा कदम तो और भी रोंगटे खड़े कर देने वाला था, उन्हें जिंदा ही दफना देना। जी हां, जिंदा। फिर वूडू की मदद से उन्हें कब्र से निकालकर पुनर्जीवित किया जाता, और आखिर में उन्हें एक विचारहीन गुलाम बनाकर लेजेंड्री की उस विशाल गन्ने की मिल में काम करने के लिए छोड़ दिया जाता। खाली आंखों से घूरने वाले मजदूरों की वो पूरी की पूरी फौज बस इसी भयानक प्रोसेस से तैयार होती थी। चलिए अब जरा इस डरावनी कहानी के बैकग्राउंड पर भी नजर डाल लेते हैं। ये पूरी घटना हेती के एक बहुत बड़े और रहस्यमय से प्लांटेशन पर घटती है। यहाँ एक युवा अमेरिकी जोड़ा, मैडलिन और नील, अपनी शादी रचाने आते हैं। वो चार्ल्स ब्यूमॉन्ट नाम के एक बेहद अमीर प्लांटेशन मालिक के मेहमान बनते हैं। लेकिन इस मासूम जोड़े को इस बात का रत्ती भर भी अंदाजा नहीं था कि चार्ल्स के दिमाग में मैडलिन को लेकर एक जुनूनी और खतरनाक प्यार पनप चुका है। वो किसी भी कीमत पर उसे पाना चाहता था। और बस यहीं से कहानी में वो खतरनाक मोड़ आता है जब चार्ल्स इस शादी को रोकने की अपनी दीवानगी में सीधे शैतान के साथ ही सौदा कर बैठता है। चार्ल्स अपनी इस खतरनाक जिद को पूरा करने के लिए उसी वूडू मास्टर लेजेंड्री के पास पहुंचता है, और यहां से शुरू होती है मैडलिन की वो दुखद और खौफनाक यात्रा। सब कुछ शुरू होता है शादी की दावत से, जहां लेजेंड्री की चाल से मैडलिन को चुपके से वो जादुई काढ़ा पिला दिया जाता है, और फिर शादी के जश्न के बीच ही उसकी मौत हो जाती है, या कम से कम ऐसा लगता है। वो खुशनुमा माहौल अचानक मातम में बदल जाता है और उसका अंतिम संस्कार कर दिया जाता है। लेकिन असली खौफ तो तब शुरू होता है जब रात के घने अंधेरे में चार्ल्स और लेजेंड्रे उस मकबरे तक पहुंचते हैं और मैडलिन को उसकी कब्र से बाहर निकालते हैं। तो यहाँ सबसे अहम बात यह है कि इस फिल्म में असली डर किसी राक्षस के खाए जाने का नहीं है। बिल्कुल नहीं। व्हाइट ज़ॉम्बी का सबसे बड़ा खौफ एक साइकोलॉजिकल खौफ है।
अपनी ही आत्मा को खो देने का डर। मैडलिन को कब्र से निकाल तो लिया गया है, वो शारीरिक रूप से जिंदा भी है, लेकिन उसका दिमाग, उसकी चेतना पूरी तरह से जा चुकी है। वो अब बस एक खाली स्लेट है जो सिर्फ ऑर्डर्स फॉलो कर सकती है। और जब चार्ल्स ये देखता है ना, तो उसे अपनी उस भयानक गलती का बहुत गहराई से एहसास होता है। उसे समझ आ जाता है कि मैडलिन जैसी दिखने वाली ये बिना दिमाग की कठपुतली उसे कभी प्यार नहीं कर सकती। ये सच्चाई उसे एक बहुत ही गहरे अपराध बोध से भर देती है। अब इस भारी अपराध बोध के बोझ तले दबा चार्ल्स अपनी गलती सुधारने की कोशिश करता है, लेकिन कहानी में एक और भयानक धोखा उसका इंतजार कर रहा होता है। चार्ल्स सच में गिड़गिड़ाता है, लेजेंड्रे से भीख मांगता है कि वो उस काले जादू को वापस ले ले ताकि मैडलिन को मुक्ति मिल सके। लेकिन लेजेंड्रे, उसके इरादे तो कुछ और ही थे। वो चार्ल्स की मदद करने के बजाय चुपके से उसी के ड्रिंक में वही जादुई काढ़ा मिला देता है, और इस तरह लेजेंड्रे उस अमीर मालिक को भी अपनी उसी मरे हुए बिना आत्मा वाले मजदूरों की फौज का हिस्सा बना लेता है। ये सीन एकदम साफ कर देता है कि लेजेंड्रे की क्रूरता की सच में कोई सीमा नहीं थी। लेकिन भाई, हर खौफनाक कहानी की तरह यहां भी एक बेहद थ्रिलिंग क्लाइमैक्स है जो लेजेंड्रे के उस खड़ी चट्टान कर बने महल में होता है। मैडलिन का असली पति नील हार मानने वालों में से नहीं था। वो इस पूरी भयानक सच्चाई का पता लगा ही लेता है और उन दोनों को खोजते हुए उस दुर्गम महल तक पहुंच जाता है। फिर होता है एक जबरदस्त संघर्ष। नील के कड़े प्रतिरोध और पलटवार के चलते आखिरकार लेजेंड्रे की वह हिप्नोटिक पकड़ टूट जाती है जो उसने सब पर बना रखी थी। एक हाथापाई होती है, लेजेंड्रे अपना बैलेंस खो बैठता है और सीधा नीचे गहरे समंदर में जा गिरता है। उसके अंत के साथ ही वो काला जादू भी हमेशा के लिए टूट जाता है और मैडलिन अपनी सामान्य हालत में लौट आती है। अब यहाँ जो बात वास्तव में दिलचस्प है वो ये है कि जब हम आज इस 1932 की क्लासिक फिल्म को देखते हैं तो सबसे चौंकाने वाली बात इन ज़ॉम्बीज़ का शांत स्वभाव लगता है। आज की फिल्मों के बिल्कुल उलट, ये ना तो चीखते हैं, ना काटते हैं और ना ही इंसानों का शिकार करते हैं। इन्हें पूरी तरह से इंसानी क्रूरता का शिकार के तौर पर दिखाया गया है। ये बस धीमी गति से एक सीधी लाइन में चलते हैं और बिना कोई सवाल किए बस अपना अंतहीन शारीरिक श्रम करते रहते हैं। सच कहूं तो उनका ये मूक और शांत दुख किसी भी हिंसक राक्षस से कहीं ज्यादा विचलित करने वाला लगता है। तो ये पूरा सिनेमाई सफर अंत में हमें एक बहुत ही गहरे और विचलित कर देने वाले विचार के साथ छोड़ जाता है। जरा सोचिए, क्या किसी खूंखार राक्षस द्वारा शिकार किए जाना ज्यादा डरावना है, या फिर अपनी खुद की आत्मा, अपनी चेतना और अपनी आज़ादी छीन जाना और किसी और की विचारहीन कठपुतली बनकर रह जाना ज्यादा खौफनाक है? शुरुआती सिनेमा ने डर को जिस मनोवैज्ञानिक गहराई के साथ पेश किया था वो आज भी हमें सोचने पर मजबूर कर देता है। आज के इस विश्लेषण में हमारे साथ जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। अगली बार किसी और दिलचस्प विषय के साथ फिर से लौटेंगे।